नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही है ज़िंदगी में हम साहेब, बीबी और गुलाम तीनों को लेकर फिर हाज़िर हैं। हमने कथा वहाँ तक समाप्त की थी कि भूतनाथ जो है वो उम, को पता चल जाता है कि ब्रजराखाल उनके जीजाजी जो हैं वो स्वतंत्रता संग्राम के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई कर रहे हैं और वो गायब हो जाते हैं। भूतनाथ जब इधर-उधर से घूम के वापस कहीं जाता है और लौट के आता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर हो चुका रहता है, तो उसको मुंगेर भेज दिया जाता है। जब वो वहाँ से लौट के आता है, तो उसके पास सुविनय बाबू का संदेश आता है कि उसे बुलाया गया है। जवा भी उसका इंतज़ार कर रही रहती है, तो वो उनको बचे हुए ₹500 दे देते हैं कि तुम्हारे ₹500 मेरे पास बकाया थे, तुम ये ले लो और मुझे पुराने घर में शिफ्ट कर दो। वो लोग बड़ा घर छोड़ के जवा के साथ सुपवित्र भी हेल्प करता है, उसे मालूम है उसकी होने वाली बीवी का घर है और ये लोग सब हेल्प करते हैं, उनको छोटे घर में शिफ्ट कर दिया जाता है और वहाँ भी उन दोनों का प्रेम छलकता है। भूतनाथ रुपयों की थैली छोटी बहू के पास रखने के लिए जाता है। जब जाता है तो छोटी बहू से उठा भी नहीं जाता, वो इतने नशे में होती है, उसको बहुत दुःख होता है भूतनाथ को ये देखकर कि छोटी बहू को इस तरह से लत पड़ गई। वो बोलता है, "बहू, छोटी बहू तुम्हें तो लत पड़ गई" और वो डाँटता भी है। बोले, "तुम मुझे डाँटोगे?" बोले, "हाँ, मैं तुम्हें डाँटूँगा।" बोले, "अच्छा ले ये चाबी।" चाबी फेंकती है, बोले तिजोरी में रख दे थैली। जब वो तिजोरी खोलता है तो पूरी सोने जवाहरात हीरे जवाहरातों से भरी रहती है, वहाँ अपनी थैली रख देता है। छोटी बहू उससे भी गिड़गिड़ाती है कि कहीं से शराब ला दे, मुझे ला दे। भूतनाथ अपनी कसम उठवाता है, वो कहती ठीक है कसम से अब नहीं पीऊँगी और वहाँ पड़ी हुई थोड़ी-सी शराब की बोतल में से थोड़ी-सी शराब पीने की कोशिश करती है, तो भूतनाथ को बहुत बुरा लगता है। इतने में थोड़े ब्रजराखाल भूतनाथ से मिलने आता है, तो वो दोनों बात कर रहे होते हैं, उसी समय अंग्रेज़ों की गोली जो है भूतनाथ को लग जाती है। सब लोग तितर-बितर हो जाते हैं। भूतनाथ की जब आँख खुलती है तो वो जवा के घर में जवा उसको बहुत स्नेह से उसकी देखभाल करती है, पर क्या होता है कि दोनों बहुत प्यार से वो उसको रखती है, अच्छे से रखती है, पर गलती से भाव विभोर होकर भूतनाथ उसका पल्ला पकड़ लेता है। मात्र पल्ला पकड़ लेता है, उस फ़िल्म में ये बहुत बड़ी बात थी कि उसने बहुत बड़ा अपराध किया। वो इतने गिल्ट में, अपराध बोध में भर जाता है कि बता नहीं सकते और जवा छी! ऐसे करके पल्ला छुड़ा के चली जाती है। भूतनाथ शर्मिंदा हो जाता है, तभी बंसी आता है हवेली से, उसे बचा लेता है एक तरीके से। वो कहता है कि छोटी बहू ने पालकी भेजी है लाने के लिए और आपको वहीं बुलाया है। भूतनाथ तुरंत चला जाता है, सब लोग सुविनय बाबू वगैरह पूछते भी हैं, क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है? पर वो इतना शर्मिंदा होता है, किसी से आँख नहीं मिलाता, कहता नहीं मैं तो हवेली में ही जाऊँगा। अब भूतनाथ को क्योंकि नहीं रखा जा सकता था सामने, किस नाते से रखा जाए, तो छोटी बहू उसको एक दरवाज़ा होता है, चोर कमरा होता है, जिसका दरवाज़ा अंदर से छोटी बहू के कमरे में खुलता है, वहाँ रखवाती है बंसी से। उसके खाने की थाली अलग से आती है, क्योंकि वो थालियाँ गिनी जाती हैं, किसको कब कौन क्या खाना मिलता है। इधर छोटे बाबू की छोटी बहू से कहा-सुनी होती है। छोटी बहू जो है व्यंग में कह देती है कि तुमने अगर मुझे एक बच्चा दिया होता तो मैं भी व्यस्त रहती। तुम क्या मुझे दूसरी बहुओं की तरह समझते हो कि मैं सोना तुड़वा के दूसरे जेवर बनवाती रहूँ, भाग-गोटी खेलती रहूँ? मुझे बच्चा दिया होता तुम में है बहुत मर्दानगी का वो कहते हो। तो मंझले बाबू को ये इस बात की चोट लग जाती है। अच्छा, अपने कंगाल होने की से वो लोग बेखबर हैं। मंझले बाबू भी बेखबर हैं, छोटे बाबू भी बेखबर हैं और मंझले बाबू तो नई गाड़ी खरीद रहे हैं। भई बेचारा साइज़ जो इब्राहिम है वो दुखी हो जाता है, क्योंकि अब उसकी घोड़ा गाड़ी नहीं चलेगी और नई गाड़ी आ जाती, सब उसको देखते हैं नई गाड़ी को, लेकिन जो है वो नई गाड़ी 2-4 रोज़ में एक अंग्रेज़ से खरीदते हैं, वापस चली जाती है। इसका कारण अब मंझले बाबू समझ जाते हैं कि वो कंगाल हो चुके हैं। जान बाज़ार पहुँचकर छोटे बाबू देखते हैं कि उनकी रखैल उनके दुश्मन की बाहों में है। ये दृश्य देखते काफ़ी लड़ाई होती है, वो दुश्मन में चुन्नी भी बीच में आती है और सब रहते हैं और उन्हें घायल अवस्था में हवेली में लाकर सौंप दिया जाता है। ऊपर से उनको मंझले बाबू भी देखते हैं कि वो इस हालत में आए हैं, गाड़ी में डाल के लाया जाता है और उनको पैरालिसिस हो जाता है। अब छोटी बहू उनकी देख-रेख में लग जाती है और छोटे बाबू की शराब छूट जाती है, वो बिस्तर पे ही रहते हैं, बिस्तर पे ही छोटी बहू उनकी देखभाल तो पूरी करती, पर पूरे समय नशे में रहती, पूरे समय। छोटे बाबू को अब दुःख होने लगता है कि ये लत उनकी लगाई हुई है छोटी बहू को। तो वो
सारे जेवर जो हैं बेच-बेच के शराब मँगवाती है। इस तरीके से उनके जेवर जाते हैं। एक दिन भूतनाथ तिजोरी खोलता है, उससे कहती है जा शराब ले आ। तो वो देख के दंग रह जाता है कि वहाँ तो एक भी जेवर नहीं रहता, या तो किसी ने निकाल लिए थे या इनने पूरे शराब ने उड़ा दिए थे। बस हाथ में वो 2 मोटे-मोटे कंगन पहनी थी और कान में बाली इस तरीके का पहनी थी। सारे गहने अब ख़त्म हो चुके थे, फिर कभी-कभी अब भूतनाथ अपने पैसों से भी शराब ला देता था। बंसी और उसकी बहन वगैरह इन सब लोग को, जो लोग रियल मतलब जो उनके लॉयल थे, वो वाले सर्वेंट बस रह जाते हैं। हवेली कंगाल सी हो जाती है, धुआँ-धुआँ होने लगती है, एक हिस्से में आग भी लग जाती है। घड़ी बाबू जो सारी घड़ियों में चाबी देते थे, वो थोड़े से मेंटल होते हैं, तो घड़ी बाबू आग लगा देते हैं एक फ्लोर पर, तो वो फ्लोर भी जल जाता है। अब कोई नहीं रह जाता हवेली में। अ, जवा जो है सुपवित्र को अचानक से खबर आती है कि सुविनय बाबू की तबीयत खराब है। तो जवा भेजती है खबर भूतनाथ को। भूतनाथ जल्दी से जाता है और उसको पता चलता है कि सुविनय बाबू बहुत बीमार है। वो एक बार देख के बाहर आता है। फिर उसके बाद जवा अंदर जाती है और बाहर आके कहती है सुपवित्र से कि तुम यहाँ से चले जाओ। सुपवित्र कहता है क्यों? बाबूजी की तबीयत ज़्यादा खराब है। बोले मैं कह रही हूँ ना तुम यहाँ से चले जाओ, अब यहाँ कभी मत आना। वो चला जाता है और भूतनाथ से कहती है तुम यहीं रुको, बाबूजी गुज़र गए हैं। भूतनाथ कहता है तुमने सुपवित्र को क्यों जाने दिया? वो कोई जवाब नहीं देती और ये पूरा दाह संस्कार वगैरह करते हैं। अब भूतनाथ को चिंता होती है कि जवा किस तरीके से रहेगी और सुपवित्र से भी अब शादी नहीं करे। वो एक बाई को ठीक करता है कि जो उसके साथ रहे। तो बाई भी शिकायत करती है दीदी कुछ खाती नहीं है, मैं इतना बनाती हूँ, ये करती हूँ, मेरा कोई काम भी यहाँ नहीं है, क्या करूँ? तो वो कहता है थोड़े दिन और रहो। फिर अब वो पूछता है कि क्या बात है? जब वो थोड़े दिन में स्थिर हो जाती है, तो जवा बताती है कि मेरे पिताजी ने जाते समय बताया कि मेरे बाबा जो हैं मुझे बचपन में किडनैप करके ले गए थे गाँव, और वो ब्राह्मण थे। उन्होंने उसका ब्राह्मण रीति से उसका पालन-पोषण किया और चूँकि उसकी शादी कहीं ब्राह्म समाज में ना कर दें, तो वो 2 साल की 1 साल की उम्र में जवा की शादी एक ब्राह्मण परिवार में कर देते हैं और इस तरह से वो सोचते हैं कि वो बच्ची रह जाएगी। और ये बात जवा की दादी सुविनय बाबू को, अपने बेटे को वो खत लिख के बताती है कि तुम्हारे पिताजी ने ऐसा-ऐसा कर दिया है। वो खत जो है उसमें एड्रेस भी लिखा हुआ था उस लड़के का जिससे उसकी शादी हुई थी। और जवा कहती है कि मैं अब अपनी ससुराल जाना चाहती हूँ। भूतनाथ दंग रह जाता है। भूतनाथ कहता है अब क्या ससुराल? बोले नहीं, मेरी शादी हो चुकी तो मैं अपनी ससुराल ढूँढूँगी, मैं जाऊँगी। उन लोग को मेरे बारे में थोड़ी पता है कि मैं कहाँ हूँ। वो कहता है भूतनाथ कि हाँ, आप मुझे पता दे दो। जब वो पता देखता है तो भूतनाथ उस पते को देखकर दंग रह जाता है। अतुल्य चक्रवर्ती भूतनाथ का अच्छा नाम था और उसमें वही लिखा हुआ था, अतुल्य चक्रवर्ती। और वो उससे कहती है उसको ढूँढ के आओ। वो गाँव जाने की तैयारी करता है भूतनाथ, तभी उसे गाँव के पंडित मिल जाते हैं। बोले हाँ, ऐसा विवाह हुआ था, 1 साल की बच्ची थी, उसका नाम जवा था। पुष्प के देवी के पुष्प के नाम पर उसका नाम रखा गया था और ऐसे-ऐसे वो नाम भी बताता सब। अब इसी बीच एक कथा रह गई कि भूतनाथ का एक मित्र होता है नन्ही लाल, जो गाँव से आया था, शहर में गलत-सलत धंधे करके बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेता है और विदेश चला जाता है और इनकी पूरी हवेली की पूरी प्रॉपर्टी खरीद लेता है। पर इसी बीच क्या होता है, एक दिन छोटी बहू कहती है कि चलो अपन लोग फलाने-फलाने मंदिर होके आएँगे, वहाँ जाके देखते हैं। वो भूतनाथ के साथ कहीं जा रही होती है, फिर पता नहीं कुछ होता है तो वो वापस लौट आती है, तो मंझले बाबू देख लेते हैं कि छोटी बहू भूतनाथ से मिलती-जुलती है। तो वो अपने गुंडों को उनके पीछे लगा देते हैं। हालाँकि छोटे मंझले बाबू, बड़ी बहू जो है अपने मायके चली जाती हैं, मंझले बाबू और उनकी बीवी जो है वो अपने ससुराल चले जाते हैं और इस तरह से सब छोटे बाबू को छोड़ के चले जाते हैं। वो पैरालाइज़्ड हैं। अब उनके पास सरकार का सम्मन आता है कि आपको ये हवेली छोड़नी पड़ेगी क्योंकि अब नन्हीलाल बाबू ने सब खरीद ली। तब भूतनाथ को याद आता है वो उसका बहुत अच्छा मित्र रहता है, वो उसकी बात भी बहुत मानता है। वो काफ़ी कोशिश करता है उससे मिलने की, नन्हीलाल से, लेकिन वो मिल नहीं पाता है। फिर वो उसका पता ढूँढ के उसको जब तार करता है, तो नन्हीलाल हवेली छोड़ देता है, कहता है ये लोग इसमें रह सकते हैं। तो वापस से मंझले बाबू वगैरह सब लोग इसमें आ जाते हैं और छोटे बाबू भी रहते हैं। छोटी बहू बेहोश पड़ी रहती है पूरे समय नशे में, छोटे बाबू को पक्षाघात रहता है। और इस तरह से छोटी बहू एक दिन तय करती है, उसको कहीं से पता चलता है साधु महाराज जो रात के समय ही मिलते हैं, उनके पास जाकर प्रार्थना करने से, आशीर्वाद लेने से उसका पति ठीक हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो है बहुत मानती थी छोटी बहू। मंझले बाबू ये देख लेते हैं कि ये
भूतनाथ के साथ कहीं जा रही है रात में, तो वो अपने आदमियों को साथ में लगा देते हैं। जब भूतनाथ के अस्पताल में नींद खुलती है तो वो छोटी बहू के बारे में पूछता है, तो बंसी कहता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम, छोटे बाबू गुज़र गए हैं और छोटी बहू आपके साथ गई थी, उसी दिन से लापता है। वो तो आपको मैं घसीट के अस्पताल में भर्ती कर गया हूँ। और जब वो वहाँ जाता है भूतनाथ, तो वो देख के उसके होश उड़ जाते हैं, ना नौकर, ना चाकर, ना गाड़ी, और अब उसकी कंपनी उसका प्रमोशन करके उसे ओवरसियर बना देती है। अब यहाँ पर फ्लैशबैक फ़िल्म में भी ख़त्म होता है और पुस्तक में भी ख़त्म होता है कि मज़दूर जो है हवेली में खुदाई कर रहे हैं और ये उदास सा भूतनाथ अतीत में डूबा हुआ था। तभी वो दौड़ते हुए आते हैं कि लाश मिली, लाश मिली, तो ये जाता है वहाँ, तो वहाँ एक कंकाल मिलता है भूतनाथ को, तो और उसके हाथों में सोने के कड़े रहते हैं। वो कड़े भूतनाथ बहुत अच्छे से पहचानता है क्योंकि वो कड़े छोटी बहू के थे। अंत में भी जो संघर्ष हो रहा था उसमें भी छोटी बहू के कड़े दिखाए जा रहे थे और उनके पास मात्र वही एक कड़े बचे थे, इसलिए भी भूतनाथ को याद था। बात बहुत पुरानी है, पर भूतनाथ समझ जाता है और वो रोने बैठ जाता है। उन लोग उसकी देह का ठिकाना करते हैं, तो फिर उससे पुरानी बात याद आती है कि जब मालिकों के नौकरानियों से संबंध हो जाते थे, वो प्रेग्नेंट हो जाती थी, उनके बच्चे हो जाते थे, तो उनको हवेली के पीछे गड़वा दिया जाता था। उसी तरह छोटी बहू को भी गड़वा देते हैं। अब फ़िल्म में बताया गया है कि भूतनाथ रोते-रोते घोड़ा गाड़ी में बैठ जाता है, जिसमें जवा बैठी रहती है, जो कि उसकी पत्नी होती है। ये फ़िल्म का एंड होता है, फ़िल्म का एंड होता है। लेकिन उपन्यास में भूतनाथ जवा से कहता है कि ना अतुल्य चक्रवर्ती नाम का कोई परिवार है, ना लड़का है, अब तुम सुपवित्र से शादी कर सकती हो। तो जवा सुपवित्र से शादी करके अपनी गृहस्थी बसा लेती है। मीना कुमारी के अलावा छोटी बहू के मेरे ख़्याल से कैरेक्टर में कोई नहीं जम सकता था और मीना कुमारी आज से पहले किसी फ़िल्म में इतनी खूबसूरत नहीं लगी जितनी इस फ़िल्म में लगी। गुरुदत्त ने जैसा अपना काम एक भोले-भाले भोंदू टाइप के इंसान का जो है करना था, बहुत खूब किया। रहमान बाबू तो आप जानते हैं, रहमान हमेशा से राजसी रोल में ही अच्छे लगते हैं, छोटे बाबू के रोल में बहुत अच्छे लगे। चुलबुली सी जवा जो है, भंवरा बड़ा नादान है, गाना इस फ़िल्म का है, गाती हैं और ऐसा लगता है जिन कलाकारों ने निभाया है वो उसमें डूब गए थे, ऐसा लगता है वो वही हैं। मतलब इस उपन्यास के अलावा मैं ये कहूँगी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जैसा उपन्यास हमें आगे पता चलता जाता है कि फ़िल्म में कौन-कौन, क्या-क्या है। तो ऐसे लिखने वाले आखिर अब कहाँ गए, जो हमें अपने साथ हवेली बाज़ार में, कमरे में, रसोई में, खाने की थाली में, और हम उनके बीच जब तक जीते रहते हैं, जब तक हम ये उपन्यास पढ़ते रहते हैं और जब तक हमें दूसरा उपन्यास नहीं मिल जाता। किरदार इतने सच्चे हैं कि आपको कहीं भी मिल जाएँगे और मैं उनसे, मुझे लगता है कभी भी कहीं भी मिल जाएँ वो और मैं उनसे पूछूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी? अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी?